हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम श्री रचेंद्र मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल से रचेंद्र मुंदड़ा क्लासेस। सो चलिए बताइए, फटाफट से आ जाइए। सो वेदर वी हैव सम स्टूडेंट्स। हितेश अलवानी, हेलो हितेश, गुड इवनिंग। हितेश जी जो है वो कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस को जो है वो फॉलो करते हैं, दैट्स गुड। वरुण भी आ गया है, हेलो वरुण। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 में, अप टू द लास्ट लेक्चर। लेट मी जस्ट सेट अप सम थिंग्स। ओके, सो ये आ गई स्क्रीन्स, राइट। सो अप टू द लास्ट लेक्चर वी हैड डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 और हमने थोड़ा सा कंट्रोल पार्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट। सो वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। आज हमको करना है, बहुत ही बड़ा टारगेट है आज का, दैट इज द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड द मैनेजरियल कंट्रोल, राइट। तो अब इन सब को जाने से पहले आपको हम लोग सिखाएंगे व्हाट इज लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म। सो फटाफट से आप स्क्रीन्स पे देखते रहिए। मनमीत पात्रो, गुड इवनिंग मनमीत, वेलकम। सो वी आर ऑन लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म, वी आर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म। नाउ व्हाट डू यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म? सी देखिए, कंप्यूटर की दुनिया में जब एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को आप एक्सेस करते हो वाया नेटवर्क, हम उसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म। एक बार रिपीट करेंगे, कंप्यूटर की दुनिया में जब आप एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हो वाया नेटवर्क, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉजिकल एक्सेस, राइट। अब लॉजिकल एक्सेस के नॉर्मली होते हैं 3 पार्ट। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, देन कम्स ऑथेंटिकेशन, और लास्ट में है ऑथोराइजेशन। सर इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। जब भी आप किसी बायोमेट्रिक का आपने कभी इस्तेमाल किया है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ स्मार्टफोन। जब आप स्मार्टफोन पे अपने बायोमेट्रिक का फिंगरप्रिंट को लगाते हो तो लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म वर्क होता है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है यूजर विल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ टू द सिस्टम। मतलब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं हूं। जैसे मेरा फिंगरप्रिंट जो ये फिंगरप्रिंट मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अपने सिस्टम को, ये बता रहा हूँ कि मैं ही ऑथोराइज यूजर हूँ। तो वो होती है फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होती है ऑथेंटिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपका फोन क्या करेगा, अगर उसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के डेटाबेस में आपका फिंगरप्रिंट अगर मैच करने की कोशिश करेगा, अपने डेटाबेस में आपका फोन आपके मतलब उसके कुछ डेटाबेस में ऑलरेडी कुछ फिंगरप्रिंट होगा, तो उससे वो आपके जो आपने अभी लगाया फिंगरप्रिंट उसको मैच करने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को फिंगरप्रिंट से मैच हो जाता है तो यू वुड बी ऑथोराइज टू गो इनसाइड। तो ये हो जाएगा द स्टेप ऑफ ऑथोराइजेशन। तो सिंपल भाषा में लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म में एक्सेस मैकेनिज्म मतलब 3 स्टेप्स: आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी क्लियर। अब लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म में हमको क्या क्या चीजें देखनी है, तो वी हैव टू सी सर्टन रिस्क, और इस रिस्क को कंट्रोल करने वाले जो कंट्रोल्स हम लगाते हैं, इसको कम करने वाले जो तरीके हम लगाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल। अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप के रिस्क है। एक है आपके टेक्निकल एक्सपोजर, वन इज योर टेक्निकल एक्सपोजर एंड द नेक्स्ट वन इज असिंक्रोनस अटैक, राइट। और ये 2 टाइप के थ्रेट से बचने के लिए आप इन पे 2 टाइप के कंट्रोल लगाते हो। एक है आपका जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, GLAC उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, और एक है आपका एप्लीकेशन कंट्रोल, और एक क्या है आपका एप्लीकेशन कंट्रोल। ओवरऑल आइडिया आया आपको कि कैसे ये सीक्वेंस होने वाली है कंट्रोल्स की। लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म में मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेस मैकेनिज्म क्या है। उसके बाद हमने देखा इस लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म में वी हैव 2 पार्ट्स, रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क में हमारे पास 2 चीजें, टेक्निकल एक्सपोजर और सिंक्रोनस अटैक, और आगे क्या है आपका जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। आर यू विथ मी? फटाफट से कमेंट करके बताना जरा, क्या आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हो? आई विल जस्ट वेट, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल सा पार्ट है आपके सिलेबस के रिलेटेड, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें दिक्कत फेस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठाए, करेक्ट। तो चलिए वी आर ऑन टू दिस। Yes, so Hitesh is saying yes sir, we are there. Okay, so let us start. राइट, तो ये होता है आपका लॉजिकल एक्सेस का एक ब्रीफ बैकग्राउंड।
अब चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल एक्सपोजर एंड असिंक्रोनस अटैक। जैसा कि मैंने बताया लॉजिकल एक्सेस क्या होता है, एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना वाया नेटवर्क इज कॉल्ड एज लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म। तो इसमें जो थ्रेट है मतलब ये हैकिंग वाली कुछ टेक्निक्स है, कुछ कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड करने की टेक्निक्स है। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है टेक्निकल एक्सपोजर, उसके बाद हम लोग सीखेंगे असिंक्रोनस अटैक। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे आपके टेक्निकल एक्सपोजर पे। तो लेट मी जस्ट ओपन अप द नोट्स। टेक्निकल एक्सपोजर में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी टेक्निक है जो मैं आपके लिए एक बार आज इसको रिपीट कर दूंगा। राउडी सलीम ने दीदी के डोर पर बॉम्ब्स रख के उन्हें वर्म्स खिलाई। राउडी सलीम ने दीदी के डोर पर बॉम्ब रख के उन्हें वर्म्स खिलाई। ये कुछ हिसाब से मेमोरी टेक्निक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन द पॉइंट्स सो ऑन। सबसे पहले आपको पॉइंट दिख रहा है डेटा डिडलिंग, बॉम्ब एंड क्रिसमस कार्ड। डेटा डिडलिंग का मतलब होता है कि सामने वाले के डेटा को डिडल करना, उसको मैनिपुलेट करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब आपको बहुत बार जो है वो ईमेल आते हैं कि आप लोग 5 लाख का कैश प्राइस जीत गए, 5 लाख पाउंड्स का आपको इतना इनाम मिल गया, और आपको कुछ नीचे बैंक अकाउंट नंबर और अपनी डिटेल्स भेजनी होती है। तो बेसिकली ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को वो मेल जाता है और उसमें से कोई एक मछली जो है उसमें फंस जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा डिडलिंग। सामने वाले के डेटा को डिडल करना मतलब उसको मैनिपुलेट करना। नेक्स्ट है बॉम्ब। बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ वायरस। ये सारे के सारे जो है वो हैकिंग के रिलेटेड बातें हैं। बॉम्ब, अगर आप बॉम्ब का नेचर देखो तो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। तो बेसिकली ये जो वायरस है ये एक्टिवेट होने के बाद कंप्यूटर में आपके डेटा को करप्ट करेगा। सर ये एक्टिवेट कैसा होगा? आपने कोई भी वेबसाइट से कुछ भी फाइल आप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ ये प्रसाद के रूप में आपके कंप्यूटर में जो है वो आ जाता है, और फिर जब आप इस फाइल को डबल क्लिक करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है आपके कंप्यूटर में। अब बॉम्ब होते हैं 2 टाइप के, एक होता है लॉजिक बॉम्ब और एक होता है टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब का मतलब है जब आपने इसको डाउनलोड किया उसके कुछ दिन बाद जाके ये एक्टिवेट होगा, और लॉजिक बॉम्ब का मतलब है कि आपने उस फाइल पे कुछ एक्टिविटी करी उसके बाद जाके वो क्या होगा? एक्टिवेट होगा। और जब वो वायरस एक्टिवेट होता है तो सर क्या होता है? ऑब्वियसली आपके फाइल्स को करप्ट करेगा, आपके कंप्यूटर को स्लो करेगा, और आपका प्राइवेसी का डेटा सारा के सारा हैकर के पास चला जाएगा। तो ये होता है बॉम्ब। क्रिसमस कार्ड, बेसिकली क्रिसमस कार्ड क्या है? इट्स अ ट्रोजन। मतलब ये 2001 में हुआ था। न्यू ईयर के टाइम पे इन वेस्टर्न कंट्रीज न्यू ईयर के टाइम पे एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस का कार्ड भेजा जाता है ईमेल के थ्रू, ऐसा ट्रेंड है। तो उस साल हैकर्स ने क्या किया, एक बहुत अच्छा सा पिक्चर बनाया क्रिसमस कार्ड का और उसके पीछे वायरस लगा दिया। तो जिस किसी ने भी उस ईमेल को ओपन किया, उस इमेज को क्लिक किया, उस इमेज को क्लिक करने के बाद से वायरस उनके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो गया। सो बेसिकली सर जब भी वायरस एक्टिवेट होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि हैकर के पास आपका डेटा चला जाता है, वो आपके कंप्यूटर को रिमोटली लॉक कर सकता है और आपसे पैसों की डिमांड करता है। तो कुछ इस हिसाब का जो फ्रॉड है उसको क्या बोलेंगे? क्रिसमस कार्ड। बिकॉज ये क्रिसमस के दिन कार्ड के रूप में वायरस को भेजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा दिया? क्रिसमस कार्ड। तो पहले 3 कौन से? डेटा डिडलिंग, बॉम्ब एंड क्रिसमस कार्ड। नेक्स्ट वन इज वर्म, राउंडिंग डाउन एंड सलामी टेक्निक्स। वर्म का मतलब क्या होता है? जैसे वो मराठी में एक आपने एक छोटा सा इंसेक्ट देखा है इस टाइप का, जिसको दोनों साइड से मुंह होते हैं, और वो अगर वो कोई भी जगह पे वो चला जाए तो वो बहुत फास्ट खुद को मल्टीप्लाई कर लेता है। तो उसी तरीके से वर्म्स क्या होते हैं? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर कोड होता है जो कि एक बार अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो वो खुद को कैंसर की तरह फटाफट से मल्टीप्लाई करता है। तो सर बेसिकली आपके डेटा को करप्ट नहीं करता है, बट आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा। आप इमेजिन कीजिए ना, एक छोटा सा हाईवे, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई तो क्या हो जाएगा? डेटा का फ्लो डिग्रेड हो जाएगा। तो वर्म्स उस टाइप का वायरस होता है। और आप वर्म्स को एक बार अगर आपके कंप्यूटर में आ गए तो आप उसको नॉर्मली आप नॉर्मली उसको डिलीट नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्म। Next we have rounding down and salami techniques. तो basically rounding down and salami techniques are related to banking frauds. ये banking fraud के related है। rounding down का मतलब क्या है? Suppose मेरे को किसी कस्टमर से पेमेंट आने वाला था 1 करोड़ 50 पैसे। अब जो बैंकर को फ्रॉड करना है वो क्या कर सकता है कि डेसिमल के बाद जितनी भी अमाउंट है वो किसी अननोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देगा और मेरे अकाउंट को सिर्फ 1 करोड़ का आएगा क्रेडिट। अब अगर मेरे को 1 करोड़ का क्रेडिट आ रहा है, उसमें से 50 पैसे अगर कहीं जा भी रहे हैं तो आई एज अ कस्टमर वुड नॉट माइंड दैट। मुझे क्या लगेगा, मुझे क्या फील आएगा कि हो सकता है कि बैंक के चार्जेस हो जाए।
बट आप इमेजिन करो ऐसे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन रोज के बैंकिंग में होते हैं, और अगर हर पॉइंट को राउंडिंग करके जो डेसिमल के बाद का अमाउंट है अगर वो किसी अननोन अकाउंट में जा रहा है तो सोचिए वो अमाउंट कितनी बड़ी हो सकती है। तो ऐसे वाला फ्रॉड की हम लोग से क्या बोलते हैं, राउंडिंग डाउन। नेक्स्ट है सलामी टेक्निक्स, अगेन अ टाइप ऑफ बैंकिंग फ्रॉड। सलामी टेक्निक्स राउंडिंग डाउन के जैसा ही है बट थोड़ा सा और ज़्यादा इसका बड़ा अमाउंट होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में 0.50 पैसे का फ्रॉड हुआ था, सलामी टेक्निक्स में 1.50 पैसे का हो सकता है, 2.50 पैसे का हो सकता है, मतलब अ बिगर स्लाइस इज बिंग ट्रांसफर टू एन अननोन अकाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो थोड़ा सा ज़्यादा डेयरिंग करके फ्रॉड करते हैं। और नॉर्मली ये फ्रॉड कैसे करते हैं, जहाँ पे जो है बड़ा पेमेंट कस्टमर के अकाउंट में आने वाला है। तो ये था सलामी टेक्निक्स। नेक्स्ट है ट्रैप डोर्स एंड स्पूफिंग। सर ट्रैप डोर का मतलब होता है आपके लिए जाल बिछाया होता है। क्या आपको कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया कि आपने फेसबुक पे लॉगिन करने का ट्राई किया या आपके बैंकिंग साइट पे आपने लॉगिन करने का ट्राई किया, वहाँ पे जब आप लॉगिन पेज पे गए, आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला और आपने एंटर प्रेस किया, इमीडिएटली बैंक का पेज या आपके लॉगिन पेज वो रिफ्रेश हो गया और आपके सामने वापस से वही लॉगिन आईडी पासवर्ड का पेज आ गया। तो आपको लगता है कि हो सकता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हुई और आप वापस से लॉगिन आईडी पासवर्ड करते हो और फिर आप इमीडिएटली अंदर अपने अकाउंट में आप एंटर हो जाते हो। तो बेसिकली वो जो पहले वाला पेज था जहाँ पे आपने आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया, वो बेसिकली हैकर का एक ट्रैप था। तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड अब हैकर के पास जा चुका है। 99% ऐसा ही होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रैप डोर्स। स्पूफिंग, स्पूफिंग का मतलब होता है छुपाना। स्पूफिंग का मतलब होता है जो हकीकत है उससे दूर निकलना। तो बेसिकली स्पूफिंग अटैक क्या होता है, जब भी हैकर कोई हैकिंग करता है तो फ्रॉड करने वाला हमेशा सोचता है कि वो कोई सबूत ना छोड़े। तो बेसिकली वो क्या करेगा, अपना आईपी एड्रेस, अपना मैक एड्रेस को स्पूफ करेगा, राइट। एक सामने प्रॉक्सी सर्वर का लेयर से प्रॉक्सी सर्वर लगा दोगे तो अगर कोई इन्वेस्टिगेट करने आ भी गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक नकली प्रॉक्सी सर्वर तक जा पाएगा, उसके बाद वो पीछे हैकर के कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकता। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पूफिंग। मतलब आप वो बिहेव करते हो जो आप नहीं हो। यू आर ट्राइंग टू एक्ट एज एन ऑथोराइज पर्सन बट एक्चुअली यू आर नॉट एन ऑथोराइज पर्सन। इस टाइप के अटैक को, मतलब इस टाइप के जो रिस्क है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पूफिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये थे अपने कुछ टाइप ऑफ टेक्निकल एक्सपोजर या कह लो हैकिंग की टेक्निक्स है। वेदर यू पीपल आर विथ मी, एक बार कमेंट करके बताओ यार, तो क्या है कि हमको समझ में आता है, राइट। जल्दी जल्दी बताओ वेदर यू आर विथ मी राइट नाउ, कमेंट करके बताओ हमको। ओके, आगे बढ़ेंगे। सो ये था आपका टेक्निकल एक्सपोजर। बात करेंगे असिंक्रोनस अटैक की। असिंक्रोनस अटैक को समझने का ट्राई कीजिए। क्लियरली अंडरस्टूड सर, राइट हितेश। असिंक्रोनस अटैक की बात करेंगे तो बेसिकली असिंक्रोनस अटैक इज ऑल्सो अ हैकिंग टेक्निक। अब इसमें होता क्या है, जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा उसको भेजना है तो पहला कंप्यूटर, लेट अस से दिस इज कंप्यूटर ए, दिस इज कंप्यूटर बी। कंप्यूटर ए पहले कंप्यूटर बी को बोलेगा, ओए कंप्यूटर बी तू रेडी हो जा, मैं डेटा भेज रहा हूँ। हम इसको टेक्निकली बोलेंगे कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को पिंग करेगा। फिर कंप्यूटर बी बोलेगा रुक 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 मैं रेडी हो रहा हूँ, यस नाउ आई एम रेडी, नाउ यू सेंड द डेटा। तो हम इसको टेक्निकली बोलेंगे कंप्यूटर बी कंप्यूटर ए को पिंग बैक कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब क्योंकि जब कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को आवाज लगाई और कंप्यूटर बी ने उसको रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी पे डेटा जाने वाला है। सो बेसिकली मैसेज के जाने में और डेटा के भेजने में देयर इज अ टाइम गैप, देयर इज अ टाइम गैप। और इसी टाइम गैप के बीच में हैकर आके आपके डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। दूल्हा नीचे बैठा हुआ है, दुल्हन जो है वो अपने रूम में रेडी हो रही है। दूल्हा बोलता है कि चलिए दुल्हन को शादी के लिए बुलाइए, और दुल्हन स्टेयरकेस से नीचे आ रही है और इमीडिएटली कोई हीरो आके उस दुल्हन को लेकर निकल जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे असिंक्रोनस अटैक, राइट। इसको ऐसा समझने का ट्राई कीजिए। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ असिंक्रोनस अटैक, राइट। समझ में आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म असिंक्रोनस अटैक? तो बेसिकली असिंक्रोनस अटैक ऐसा अटैक है कि जहां पे दो कंप्यूटर हमेशा कनेक्टेड नहीं है, कनेक्शन बनाने से पहले एक दूसरे को पिंग बैक करते हैं और उसी पिंग बैक का फायदा उठा के हैकर बीच में से आके आपके डेटा को लेकर निकल जाएगा। सो नाउ वी आर ऑन द कॉन्सेप्ट्स और द मेथड्स ऑफ असिंक्रोनस अटैक। सबसे सिंपल देखेंगे डेटा लीकेज। मैंने बताया आपको बीच में से हैकर आके निकल जाएगा। अभी हैकर डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है, डेटा को डिलीट भी कर सकता है, डेटा को रीड भी कर सकता है। तो डेटा लीकेज का मतलब है आपकी इन्फॉर्मेशन उसको पता चल रही है, मतलब आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई, तो उसको बोलेंगे हम डेटा लीकेज। नेक्स्ट स्टेप सुपरवाइजरी थ्रेट से बाद में आएंगे। बात करेंगे वायर टैपिंग की। वायर टैपिंग का एग्जांपल क्या होता है कि सर आपने बहुत बार सुना होगा
कि कोई भी पॉलिटिशियन का फ़ोन वायर टैपिंग हो गया। तो बेसिकली वायर टैपिंग क्या होता है, मतलब जो दो डिवाइसेस के इसमें कनेक्शन है उसके बीच में हैकर एक डिवाइस लगा देगा, तो उस डिवाइस से पता चलता है कि कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है और क्या डेटा आ रहा है और क्या डेटा जा रहा है, इसको बोलेंगे वायर टैपिंग। पिगी बैकिंग, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पिगी बैकिंग मतलब पीछे पीछे चले जाना, पिगी बैकिंग मतलब पीछे पीछे चले जाना। ऑथोराइज पर्सन के साथ अनऑथोराइज पर्सन भी अंदर निकल जाता है। जब भी आप फेसबुक पे या जीमेल पे लॉगिन करते हो, जैसे आप एंटर प्रेस करते हो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल करके, फिर उसके बाद में 2 मिनट का बफरिंग होता है, उस बफरिंग पीरियड में इमीडिएटली हैकर आपके साथ आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जैसे आप अपने अकाउंट में गए हैकर भी आपके पीछे पीछे आपके अकाउंट में चला जाएगा। फिर आप लॉग आउट करके बाहर आ जाओगे बट हैकर तो अंदर ही रह गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको बोलेंगे पिगी बैकिंग, पीछे पीछे चले जाना। ऑथोराइज पर्सन के साथ अनऑथोराइज पर्सन भी एंट्री कर रहा है। अब सर ये कैसे करते हैं, इसके लिए डिटेल डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, बट वी हैव टाइमिंग का लिमिटेशन। आपको सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया। बात करेंगे डिनायल ऑफ सर्विस। इसके नाम में लिखा है डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब जो सर्वर, जिस सर्वर को आपने रिक्वेस्ट दी है वो सर्वर बोलेगा कि सॉरी अब मेरा पूरा कैपेसिटी फुल हो चुका है, मैं सर्विस नहीं दे सकता। सर एग्जांपल लेंगे, जब फ्लिपकार्ट का पहला बिग बिलियन डे आया था, आई गेस इन द ईयर 2014, उस टाइम पे फ्लिपकार्ट ने जो सर्वर लगाए थे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, लेट अस से फॉर एग्जांपल 5 करोड़ के कैपेसिटी का सर्वर लगाए, मतलब एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 5 करोड़ लोग एक साथ उस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा कैपेसिटी का सर्वर फ्लिपकार्ट ने लगाया था। अब वहां पे उन्होंने ऑफर रखी थी कि 1 रुपए में पेन ड्राइव बेच रहे थे। अब अपन तो इंडिया है, तो इंडिया में तो लोग वेल्ले बैठे, तो जैसे सुबह 8 बजे सेल ऑन हुआ, 50-60 करोड़ लोग टूट पड़े उस वेबसाइट पे। तो क्या हो गया, 5 करोड़ की कैपेसिटी थी, इमीडिएटली फुल हो गई। तो जैसे वो इमीडिएटली फुल हो जाती है, ये जो सर्वर होता है ये बोल देता है कि सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विस फर्दर, और आपका जो सिस्टम है, साइट है, वो क्रैश कर जाता है। तो ऐसे वाला जो अटैक होता है वो होता है डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये जो फ्लिपकार्ट पे हुआ था वो नेचुरल था क्योंकि ट्रैफिक वॉज जेन्युइन, बट हैकर भी ऐसा कर सकता है। वो क्या कर सकता है, बहुत सारी मशीन से एक साथ रिक्वेस्ट भेजेगा आपके सर्वर पे और आपके सर्वर की कैपेसिटी को फुल कर देगा। इसको बोलेंगे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। बात करेंगे सुपरवेजिव थ्रेट्स। बेसिकली सुपरवेजिव थ्रेट्स आर लाइक वायर टैपिंग। सुपरवेजिव थ्रेट्स आर लाइक वायर टैपिंग। अब इसमें 2 टाइप का होता है, इन्वेजिव टैप एंड इंडक्टिव टैप। इन्वेजिव टैप का मतलब होता है ये आपके डेटा को सिर्फ देखेगा ही नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन भी करेगा। हैकर आपके डेटा को सिर्फ एक्सेस ही नहीं करेगा, उसको मॉडिफाई भी कर देगा, वो होता है इन्वेजिव टैप। और इंडक्टिव टैप वो आपके डेटा को सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, क्या डेटा गया, क्या डेटा आया, क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको जो करना है वो बाद में करेगा, बट उसको पता चल गया कि तुम क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये था आपका सुपरवेजिव थ्रेट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ असिंक्रोनस अटैक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। तो ये थे आपके लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म के रिस्क, टेक्निकल एक्सपोजर एंड असिंक्रोनस अटैक। अब हम लोग जा रहे हैं बड़े पार्ट पे जिसका नाम है जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। क्या नाम है इसका? जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब जो जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक बार मैं फटाफट से आपको चार्ट ड्रॉ करूं तो फटाफट से समझ में आएगा। सो जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब इसमें सबसे जो पहला पास है वो है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, उसके बाद यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ओएस एक्सेस कंट्रोल, और लास्ट में है एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिक्योरिटी, सॉरी एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। तो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ओएस एक्सेस कंट्रोल एंड एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। तो बेसिकली ये है क्या, अभी हम एक एग्जांपल को क्रिएट करेंगे और आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। और ना इमेजिन करना हम एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इट मे बी ऑफ एनी इंडस्ट्री, और हमारे 1000+ ब्रांचेस है पूरे इंडिया में। लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी आर अ बैंक और हमारे 1000+ ब्रांचेस है पूरे इंडिया में। तो क्या हमको आईटी सिस्टम्स को लगाना पड़ेगा? बिल्कुल। तो हर हमारे बैंक के ब्रांच में पूरी की पूरी आईटी सिस्टम्स लगी हुई है। तो अब इन आईटी सिस्टम्स पे हम कैसे जीएलएसी लगाएंगे उसके रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल समझ में आएगा कि एग्जाम्पल हम लोग क्या क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यूजर एक्सेस मैनेजमेंट पे। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द पॉइंट्स अंडर यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। सो वी हैव 4 पॉइंट्स अंडर यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। यूजर रजिस्ट्रेशन
privilege management, user password management and review of the user access right. सी एक्सेस का मतलब क्या है, मैंने आपको जब चैप्टर 2 का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, मेमोरी टेक्निक में आपको बाद में अपडेट कर दूंगा, अभी आप मुझे फ्लो में बीच में रोकिए मत। आप क्या करिए कि यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी और मैं आपको जो है वो मेमोरी टेक्निक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। एक बार मैं देख लूँ वेदर यू पीपल आर ऑनलाइन विथ मी। ठीक है, आप लोग हो। तो हम लोग बात कर रहे थे जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की। एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस के रिलेटेड कुछ रूल्स हमको सेट करने। वो रूल्स क्या क्या, यूजर रजिस्ट्रेशन, एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन द बैंक हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द सिस्टम, उसके रिलेटेड मैनेजमेंट इज यूजर रजिस्ट्रेशन। एक बार वो हो गया। फिर प्रिविलेज मैनेजमेंट, इसका सिंपल एग्जांपल है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC, मतलब जैसा जो एम्प्लॉय का रोल है ऑर्गेनाइजेशन में उसी टाइप का डेटा उसको एक्सेसिबल चाहिए, सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज प्रिविलेज मैनेजमेंट। कौन से रिसोर्सेज को उसको एक्सेस मिलेगा, कौन से रिसोर्सेज को नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इज यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट। सर व्हाट इज यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट, जो सारे हमारे एम्प्लॉय है ना बैंक के, उनके अपने अपने पासवर्ड होंगे तो वो प्रोटेक्टेड रखना, उसका मैनेजमेंट इज अंडर यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ द यूजर एक्सेस राइट्स। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूजर एक्सेस राइट, जो आपने लगाया ना ऊपर RBAC, वेदर वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका प्रॉपर इंटरवल पे आपको चेकिंग करते रहना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिव्यू ऑफ द यूजर एक्सेस राइट्स। तो देखिए यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में 4 पार्ट, यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रिविलेज मैनेजमेंट, यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट एंड रिव्यू ऑफ द यूजर एक्सेस राइट्स। नेक्स्ट इज यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला जो पॉइंट देखा वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसको इंप्लीमेंट करना। आप यूजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, पासवर्ड का यूज एंड चिल्ला के सारी स्कीम बता दे लोगों को, तो पासवर्ड है। नेक्स्ट अनअटेंटिव, प्लीज कमेंट करके बताते रहिए वेदर यू आई एम ऑनलाइन विथ यू और नॉट, आपको प्रॉपर स्ट्रीमिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो दैट वी कैन गो इन प्रॉपर स्पीड। लेट मी नो डियर पीपल, प्लीज कमेंट एंड से राइट। अब हम लोग जाएंगे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल पे। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, नाउ अंडर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल बहुत सारे पॉइंट्स है, सो लेट अस सी वन बाय वन। सो बेसिकली वी हैव 8 पॉइंट्स अंडर द टर्म नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। पहले 3 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क, एनफोर्स्ड पाथ एंड पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। तो पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज का ये राइट, पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ सर्विसेज मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के कामों के लिए करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि इंटरनेट, तो इनके लिए अलग अलग नेटवर्क नहीं रहेगा, इनके लिए एक कॉमन नेटवर्क और सबको उसी नेटवर्क को एक्सेस करके आना पड़ेगा। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो बीच में से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ निकल गई। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, वी हैव पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ नेटवर्क, एनफोर्स्ड पाथ, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ नेटवर्क। तो जो भी हमने एग्जांपल क्या क्रिएट किया था कि हमारी 1000+ ब्रांचेस है और वहाँ पे हमारे सारे एम्प्लॉयज उसको यूज़ करेंगे, तो बेसिकली जो नेटवर्क प्रोवाइड होगा उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए होना चाहिए, उसका फालतू में कोई दूसरा यूज़ नहीं होना चाहिए। सोहम इज टेलिंग यस सर वी हैव ज्वाइन, सोनम शुक्ला, वेलकम सोनम। नेक्स्ट एनफोर्स पाथ। एनफोर्स पाथ का मतलब है कि जो हमारा सेंट्रल सर्वर है बैंक का, उसके जो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ उसको ज्वाइन करेंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक स्पेशल पाथ रखेंगे, वहीं से उनको आना जाना होगा ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन आए जाए तो हमको पता चलेगा, तो एनफोर्स्ड पाथ। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सॉरी सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हमारे नेटवर्क्स को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देंगे। नेटवर्क्स को पार्ट पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा कि ईच ब्रांच विल फील दैट इट इज ओनली एक्सेसिंग द सर्वर। सर्वर से सारी ब्रांचेस दिखेंगी, बट ब्रांच के एंगल से देखो तो उसको सिर्फ सर्वर दिखेगा, दूसरा ब्रांच नहीं दिखाई देगा। तो ये होता है सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। सो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में पहले 2 पॉइंट ये। नेक्स्ट नेटवर्क राउटिंग कंट्रोल, सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क सर्विसेज एंड द टर्म कॉल्ड एज फायरवॉल। नाउ व्हाट इज नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। राउटिंग का मीनिंग होता है कि अगर नेटवर्क पे जो डेटा आ रहा है उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना, इसको बोलेंगे राउटिंग। तो बेसिकली इस टाइप के राउटिंग कंट्रोल भी आप अपने नेटवर्क पे लगाओगे। सी सर आपके सिलेबस में ये नहीं दिया कि इसको कैसे लगाएंगे, बट क्या चीज़ है इसका सिर्फ बेसिक सा थोड़ा सा नॉलेज आपको दिया हुआ है, तो सिर्फ आप उतना उसको ध्यान में रखिए। सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क सर्विसेज, तो बेसिकली आप क्या लगाओगे, बहुत सारे सिक्योरिटी के डिवाइसेस, जैसे होता है
इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक बेसिकली एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क में आने वाले अनऑथोराइज्ड पर्सन को भी जान लेता है। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है सर? इट इज ऑल्सो एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट आता है। तो फायरवॉल में आप बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकते हो और उसके हिसाब से बाहर से आने वाला अनऑथोराइज्ड पर्सन या मैलिशियस वायरस वगैरह को ये खत्म करता है। तो ये अगेन इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन एंड कॉलबैक डिवाइसेस। सर इंक्रिप्शन क्यों करना पड़ता है? इंक्रिप्शन का मतलब है, जैसे देखिए हाय वेयर आर यू, ये अगर मैंने आपको मैसेज भेजा हाय वेयर आर यू, ये मैसेज आपको कैसे दिखेगा? ये प्लेन में नहीं जाएगा। जैसे इन केस ऑफ व्हाट्सएप आपको दिखता है ना, चैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म आर इंक्रिप्टेड एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो नेटवर्क पे जाते वक्त इंक्रिप्टेड होके जाएगा ताकि वो किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन को प्लेनली ना दिख जाए। नेक्स्ट इज कॉलबैक डिवाइसेस। आपको कई बार ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा कि जब कभी भी कोई पर्सन या आप किसी कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो आपका जो कॉल रिंग बजने के बाद वो फोन कट हो जाएगा और उसके इमीडिएटली 2-3 सेकंड बाद आपको वापस रिंग आएगी। इसको बोलते हैं कॉल बैक डिवाइसेस। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई कॉल आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो उसको पहले कट कर देंगे, चेक करेंगे कि वेदर जो आने वाला कनेक्शन है वो ऑथोराइज पर्सन से है क्या। अगर ऑथोराइज पर्सन से है तो वापस उसको कॉल बैक किया जाएगा। तो बेसिकली अनऑथोराइज और ऑथोराइज पर्सन को चेक करने वाला जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल बैक डिवाइसेस। आप बीच बीच में कमेंट करके बताते रहिए कि वेदर वी आर ऑन द प्रॉपर ट्रैक। अभी आ रहा है प्रॉपर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही है? इज इट हैपनिंग गुड? प्लीज कमेंट करके बताइए। आज इलेक्ट्रिसिटी ने पूरी गड़बड़ कर दी, ठीक है कोई बात नहीं। ओएस एक्सेस कंट्रोल। ओएस एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड एक्सेस कंट्रोल। अब इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओएस एक्सेस कंट्रोल, फटाफट से हम इसको करने का ट्राई करेंगे। ओएस एक्सेस कंट्रोल। अब ओएस एक्सेस कंट्रोल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। वरुण इज सेइंग यस, ओके, तो मतलब प्रॉपर स्ट्रीमिंग हो रही है। अब ओएस एक्सेस कंट्रोल में बेसिकली वी हैव 11 पॉइंट्स, 11 पॉइंट है। तो फटाफट इनको सीखने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। देन वी हैव टर्मिनल लॉग इन प्रोसीजर्स। लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड कीपिंग करना। हितेश अलवानी ऑल्सो सेइंग द स्ट्रीमिंग इज प्रॉपर। बात करेंगे एक्सेस टोकन की। एक्सेस टोकन एंड नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। पहले इन 4 को समझेंगे फिर नेक्स्ट 4 पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले आप जानिए ओएस एक्सेस कंट्रोल है क्या। अब जैसे मैंने एग्जांपल है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके बैंक के हैं तो वो सब के सब सिस्टम्स पे काम करे तो उनके इंडिविजुअल सिस्टम्स पे क्या इंस्टॉल्ड है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कंट्रोल्स जो आपको लगाने हैं वो आएगा किसके अंडर? ओएस एक्सेस कंट्रोल। उसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। तो जब भी कोई एम्प्लॉय अपने सिस्टम पे बैठ के उसको ऑन करेगा तो इमीडिएटली उसका जो सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए हमारे सेंट्रल सर्वर पे। अगर वो ऑथोराइज है तो उसको कनेक्शन दिया जाएगा, अगर ऑथोराइज नहीं तो उससे कनेक्शन ब्रेक किया जाएगा। तो वो है ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज टर्मिनल लॉगिन प्रोसेस। लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड कीपिंग करना। तो जब भी कोई यूजर अपने लॉगिन आईडी से हमारे सिस्टम में लॉगिन करेगा, हम मतलब कौन है? बैंक का हेड ऑफिस। तो हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो नॉट कस्टमर, हमारा जो एम्प्लॉय है, जब अपने सिस्टम से लॉगिन करेगा तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। इसने लॉगिन कब किया, इसने लॉग आउट कब किया, ताकि कुछ गड़बड़ होने पे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सके। नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस टोकन एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एक्सेस टोकन क्या होता है? बेसिकली ये अगर आप जब आर्टिकलशिप जाओगे, अगर आप बिग 4 में आर्टिकलशिप करते हो तो इसका आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। आपको वो लोग लैपटॉप देंगे और लैपटॉप के साथ में एक छोटा सा पेनड्राइव जैसा डिवाइस देंगे, जिस पेनड्राइव के डिवाइस में छोटी सी स्क्रीन होगी। तो जब कभी आप कभी भी लैपटॉप को ऑन करोगे और उसमें आपको अगर उसको यूज़ करना है तो आपको ये पेनड्राइव, आई नो ये थोड़ा सा डिज़ाइन पेनड्राइव ऐसा लग नहीं रहा, आप इमेजिन करें ना पेनड्राइव है, ये जो पेनड्राइव है ये आपके उस लैपटॉप में लगेगा और आपको अगर उसको एक्सेस करना है तो उस पेनड्राइव पे एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद ही आप अपने कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इसको बोलते हैं एक्सेस टोकन। सो दैट pendrive is an access token and what is access control list? Now what do you understand by the term access control list? इसका ये मतलब है कि आप जब भी
अपने सेंट्रल सर्वर पे रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो, अभी हम लोग बैंक है तो बैंक का जो सेंट्रल सर्वर है ये एक रिसोर्स है, उसमें भी लोन डिपार्टमेंट अलग, कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, उसके बाद ओवरड्राफ्ट का डिपार्टमेंट अलग है। तो अगर कोई ऑथोराइज पर्सन किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, पहले तो हम करेंगे उसको एक्सेस टोकन देंगे, ये हो गई एक मेथड। दूसरी मेथड क्या है कि लोन डिपार्टमेंट का जो सर्वर है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक लिस्ट मेंटेन करेंगे, उस लिस्ट में जो भी ऑथोराइज पर्सन है उनके वहाँ पे नाम लिखे होंगे। तो जब वो ऑथोराइज पर्सन इस रिसोर्स को लोन डिपार्टमेंट के सर्वर को एक्सेस करने का ट्राई करेगा तो लोन डिपार्टमेंट का जो सर्वर है वो अपनी लिस्ट में चेक करेगा कि ये जो कनेक्शन आ रहा है वेदर इट इज द सेम पर्सन हु इज मेंशन्ड इन द लिस्ट, अगर वो है तो एक्सेस मिलेगा, नहीं तो एक्सेस नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक तो आप ये लगा लो या तो फिर ये लगा लो, दोनों में से कोई भी चलेगा। द नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। द नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद है यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अभी देखिए ये 11 पॉइंट्स की लिस्ट है, तो इसमें से क्या होगा, सारे की सारे आप लगाओगे ऐसा नहीं है, इट इज अ स्टैंडर्डाइज लिस्ट। इसमें से जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको लगाना है, बट जब भी हम लोग कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट करते हैं तो आपको सारा कुछ तो करना ही होता है। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, इसका ये मतलब होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट होते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए मैं हूँ टॉप मैनेजमेंट, तो मेरे पास पूरे के पूरे जो हमारे सर्वर है उसका सारा एक्सेस मेरे पास है, तो मेरे पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि मैं कोई भी यूज़र को एक्सेस डिनाई भी कर सकता हूँ या कोई भी यूज़र को एक्सेस दे भी सकता हूँ। तो मेरे पास जो पावर है उसको मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ एट माई ओन विल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये टॉप मैनेजमेंट के पास होता है। नेक्स्ट इज योर यूज़र आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन। मैंने बताया कि जब भी यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं तो एक्सेस मैकेनिज्म की हमने कुछ देर पहले बात करी थी, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये यूज़र के साथ होता है। तो ये अभी तक पॉइंट्स खत्म नहीं हुए, आगे पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज, ड्यूरेस अलार्म टू सेफगार्ड यूजर। चलिए इसकी चर्चा करेंगे। पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज एंड ड्यूरेस अलार्म। पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, मुझे बताइए क्या आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड लगा सकते हो? तो द आंसर इज यस। जैसा ही आप पासवर्ड लगाते हो तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इनक्रिप्टेड रखती है, तो ये ऑलरेडी इनबिल्ट कंट्रोल होता है, इसका सिर्फ थियोरी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या यूटिलिटीज होती है? आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप बहुत सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो, आप एक जगह अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेज सकते हो। ये सारी की सारी क्या है? यूटिलिटीज है। तो जो भी यूटिलिटीज को आप एक्सेस करते हो उन यूटिलिटीज का प्रॉपर से हिसाब किताब रखना, इस टाइप का जो कंट्रोल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। मतलब आप कितना यूज कर रहे हो इसका सर्वर पे कंट्रोल मेंटेन होता है, एंड इन केस ऑफ एक्सेस यूज आपको वार्निंग दी जाएगी। नेक्स्ट ड्यूरेस अलार्म। ड्यूरेस अलार्म का ये मतलब होता है कि जब भी आप देखो तो बैंक में कभी कभी डकैती वगैरह हो जाती है, तो इन दैट केस अगर कोई मैनेजर के यहाँ पे बंदूक रख के बोल रहा है कि चलो फटाफट से कैश निकाल के दो, तो इन दैट केस आपके सिस्टम में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, ऐसा कोई बटन चाहिए कि जिसको दबाने से हेड ऑफिस पे इमीडिएटली इंफॉर्मेशन चले जाएगी कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग एट द ब्रांच प्लेस। इसको बोलते हैं ड्यूरेस अलार्म। लास्ट, टर्मिनल टाइम आउट एंड लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम। टर्मिनल टाइम आउट, इसका ये मतलब है कि जब भी कोई यूजर अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर रहा है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम लॉक हो जाना चाहिए, वो होगा टर्मिनल टाइम आउट। एंड व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ द कनेक्शन टाइम? सर द मीनिंग ऑफ द टर्म लिमिटेशन ऑफ द कनेक्शन टाइम का ये मतलब है कि हमारा जो बैंक का सर्वर है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक ही अवेलेबल होगा यूज करने के लिए, उसके बाद एक बार वर्किंग आवर खत्म हो गए तो क्या होगा, सारा की सारा बैंकिंग का सर्वर बंद हो जाएगा और यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा।
तो इस टाइप के जो कंट्रोल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। तो काफी बड़ी लिस्ट है, टोटल 11 पॉइंट्स है यहाँ पे, तो इसको बड़ी ध्यान से आप समझिए। नेक्स्ट हम लोग नोट्स पे जाएंगे। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। अब एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, तो बेसिकली ये क्या है, देखिए जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जैसा बैंक, जहाँ पे आईटी सिस्टम्स हैवीली इस्तेमाल होती है, आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि वेदर वी आर ऑन अ प्रॉपर ट्रैक। बताइए कमेंट करके वेदर आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है, वीडियो भी ठीक आ रहा है और स्ट्रीमिंग भी प्रॉपरली चल रही है। कोई भी फटाक से कमेंट करके बताइए। ओके, सो वी आर ऑन एप्लीकेशन एंड सिस्टम मॉनिटरिंग एक्सेस कंट्रोल। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें इतनी हेवी आईटी कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम्स आप लगाते हो, तो आपको एक सेपरेट टीम रखनी पड़ती है वहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए। तो वो जो टीम होती है हम उसको बोलेंगे, उनका काम होता है पूरे सिस्टम को देखना। वरुण बोल रहा है हाँ सर, राइट। तो उनका काम होता है कि आपके सिस्टम को मॉनिटर करना, तो उन पे भी कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो उसके रिलेटेड क्या क्या है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। आईटी टीम का काम है सारे सिस्टम को एक्सेस करके उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आईटी टीम को आपके क्रिटिकल डेटा को, सोनम इज ऑल्सो सेइंग द स्ट्रीम इज प्रॉपर, राइट। तो जो आईटी टीम को ये अधिकार नहीं है कि वो आपके सेंट्रल सर्वर से क्रिटिकल डेटा को भी एक्सेस करे। सो भले ही वो रक्षक है, बट वो रक्षक भक्षक नहीं बनना चाहिए। इस वाला जो कंट्रोल उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेस का रिस्ट्रिक्शन। सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन। सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रहा है कोरोना, तो बेसिकली जो कोई भी इन्फेक्टेड पाया जाता है उसको क्या करते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं। तो उसी तरह से आपकी जो आईटी सिस्टम है जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, उसको आप बाकी कनेक्शन से दूर रखो, बाकी कनेक्शन से उसको दूर रखो। मतलब उससे भी आपको डेटा एक्सेस करना है, बट उसको जनरल नेटवर्क में मत रखो, उसको अलग से रखो। एक सेपरेट नेटवर्क से कनेक्शन आएगा, उससे डेटा लेके जाएगा और वो वापस होगा। इन केस ऑफ एन हैकिंग अटैक, ये नॉर्मल सिस्टम्स और उस क्रिटिकल सिस्टम्स के बीच का जो कनेक्शन उसको आप तोड़ दो, ताकि डेटा जो है वो सेफ रहे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन। इवेंट लॉगिंग। नाउ इवेंट में दो चीजें आती है, एक होता है प्रॉब्लम और एक होता है इंसिडेंट। प्रॉब्लम मतलब ऐसी सिचुएशन जिसका सॉल्यूशन नोन है, और इंसिडेंट मतलब ऐसी सिचुएशन जो सडन ऑकरेंस है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गई। अभी जैसे हमारे साथ जो हो गया था, सडन ऑकरेंस, लाइट वाइट चली गई थी तो पूरा सिस्टम बंद हो गया था, बट हमारे पास बैकअप प्लान मौजूद है। हमारे पास बैकअप हमेशा रहता है कि अगर सिस्टम बंद भी हो गई, विद इन 5 to 10 मिनट्स हम लोग वापस आपके साथ ऑनलाइन इस पूरे सेटअप के साथ आ गए। तो ये होता है इवेंट लॉगिंग, कि ऐसा सिस्टम में कितनी बार हुआ, ऐसा सिस्टम में कितनी बार हुआ, इसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ताकि जो सिस्टम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है इसका हिसाब किताब आपके पास चाहिए। नेक्स्ट इज मॉनिटर द यूज ऑफ सिस्टम। ये आपको मैंने बताया कि एक नॉर्मल तरीके से आपको मॉनिटर करना होता है। जैसे बीच बीच में से मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रॉपर आवाज आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम को, राइट। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, इसका यह मतलब है कि जब कभी भी आपके कुछ ब्रांचेस हो सकते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में, अब अगर वो फॉरेन कंट्री में ब्रांच है तो वहाँ का टाइमिंग साइकिल अलग है, हमारे इंडिया का टाइमिंग साइकिल अलग है। तो बेसिकली उसका जो सिस्टम का क्लॉक है वो हमारे इंडियन हेड ऑफिस के हिसाब से चाहिए, ताकि डेटा सिंक्रोनाइजेशन में सेव होता रहे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। तो ये थे आपके एप्लीकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल के रिलेटेड वाले बात। और लास्ट है कंट्रोल्स व्हेन मोबाइल। अभी कंट्रोल व्हेन मोबाइल का मतलब क्या है कि आज की जो दुनिया है वो ऑन द गो काम करने वाली, मतलब आप जूम पे मीटिंग कर लो, आप वीडियो कॉलिंग कर लो, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके कहीं से भी डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते। तो ऑन द गो काम करने का ट्रेंड और ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। तो बेसिकली इस टाइम पे आपको कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म लगाने होते हैं, जिनका नाम है एप्लीकेशन कंट्रोल, जो हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले, बट उनको लगाना is a part of your general logical access control. So even application control are a part of general logical access control. तो देखिए जरा वही बात है controls when mobile. तो इतने टाइप के यहाँ पे खत्म होते हैं आपका जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मजा आ रहा है आपको? आर यू एंजॉइंग इट? आई नो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, बट इट इज अ रिविजनरी लेक्चर, तो ऐसा ही चलेगा। राइट, आगे बढ़ेंगे।
तो ये था आपका जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब हमको देखना है एप्लीकेशन कंट्रोल। तो चलिए फटाक से एप्लीकेशन कंट्रोल पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन खत्म करने के बाद हम लोग जाएंगे आपके मैनेजरियल कंट्रोल पे। सबसे पहले बात करेंगे अभी एप्लीकेशन कंट्रोल की, बड़ा मजा आएगा। ये देखिए एप्लीकेशन कंट्रोल में बेसिकली वी हैव 6 पार्ट्स: बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कम्युनिकेशन एंड द डेटाबेस। इसको लॉजिकली समझने का ट्राई कीजिए। नाउ एप्लीकेशन कंट्रोल आर एक्चुअल कंट्रोल्स दैट यू इंप्लीमेंट ऑन अ सॉफ्टवेयर। अभी तक के चैप्टर 3 में जो भी हमने बातें करी वो सब थी इनडायरेक्ट कंट्रोल्स ऑन द सिस्टम, बट बेसिकली आपके टोटल एप्लीकेशन पे जो बेसिक कंट्रोल्स आप लगाते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल। तो इसमें लॉजिकली हितेश कह रहे वी आर एंजॉयिंग सर, राइट। आपके कमेंट से जो है हमको मोटिवेशन मिलती है काम करने के रिलेटेड। तो एप्लीकेशन कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं तो इसको लॉजिकली समझना। सबसे पहले वर्ड में आता है बाउंड्री कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल के बाद हम लोग चेक करेंगे इनपुट कंट्रोल। बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। आउटपुट के बाद स्टोरेज पे नहीं जाना है, स्टोरेज पे जाने के लिए कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू डेटा लेके जाओगे तो उस कम्युनिकेशन लाइन पे भी कंट्रोल लगेगा, और लास्ट में डेटाबेस पे तो कंट्रोल लगाना ही लगाना है आपको। तो हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज, या कह लो डेटाबेस वाले कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल, बाउंड्री कंट्रोल का मतलब क्या है, चलिए आपको एक मेमोरी टेक्निक बता देते हैं। ये मेमोरी टेक्निक मैंने तब बनाई थी जब मैं सीए फाइनल में था। बाउंड्री कंट्रोल के जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखने के लिए जो मेमोरी टेक्निक है आपके लिए बोनस हम लोग दे रहे हैं। कॉकरोच बीइंग अ पर्सन हैज पर्सनल आइडेंटिटी एंड बायोडेटा। एक बार रिपीट करूंगा मेमोरी टेक्निक, कॉकरोच बीइंग अ पर्सन हैज पर्सनल आइडेंटिटी एंड बायोडेटा। कॉकरोच स्टैंड्स फॉर क्रिप्टोग्राफी, पर्सन स्टैंड्स फॉर पासवर्ड, पर्सनल स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिटी स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स एंड बायोडेटा स्टैंड्स फॉर बायोमेट्रिक डिवाइस। तो देखिए बातों ही बातों में इस मेमोरी टेक्निक से आपका पूरा जो है वो इस आंसर के पॉइंट्स रिवाइज हो गए। एक बार रिपीट करूंगा, कॉकरोच बीइंग अ पर्सन हैज पर्सनल आइडेंटिटी एंड बायोडेटा। कॉकरोच स्टैंड्स फॉर क्रिप्टोग्राफी, पर्सन स्टैंड्स फॉर पासवर्ड्स, पर्सनल स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बाद आइडेंटिटी स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स एंड लास्ट में क्या दिख रहा है, बायोडेटा स्टैंड्स फॉर बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो बेसिकली बाउंड्री कंट्रोल, इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी पर्सन सिस्टम में एंट्री करने से पहले हम चेक करते हैं कि वेदर ही इज अ प्रॉपर ऑथोराइज्ड पर्सन और नॉट। समझने के लिए पहले हम बात करेंगे पासवर्ड्स की। जब भी फेसबुक अकाउंट पे आप लॉगिन करते हो पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मतलब सिस्टम में अंदर जाने से पहले तुम्हारी ऑथोराइजेशन की चेकिंग हो रही है, उसको बोलेंगे बाउंड्री कंट्रोल। पहले भारत के बाउंड्री पे कंट्रोल लगेगा, फिर अगर दुश्मन अंदर आ गया तो फिर हम देख लेंगे, बट पहले बाउंड्री कंट्रोल, बाहर ही चेकिंग हो जाएगी। तो पासवर्ड वी हैव, पिन ऑल्सो भी अंडरस्टैंड। जब आप लोग एटीएम पे वगैरह जाते हो अपना पिन इंसर्ट करते हो तो पिन इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, आप ऑथोराइज हो या नहीं ये पता चल जाता है। सो अगेन बाउंड्री कंट्रोल। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, इन केस ऑफ आईटी कंपनीज आप जानते हो कि जो वर्कर होते हैं उनके ऊपर आई कार्ड होता है, उस आई कार्ड पे बारकोड होता है, उस बारकोड में इनकी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब वो उस मशीन पे उसको स्वैप करते हैं तो पता चलता है कि वेदर दे आर ऑथोराइज टू एंटर और नॉट। बायोमेट्रिक डिवाइस, आपके मोबाइल फोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है दैट इज अ बायोमेट्रिक डिवाइस। तो अगर सही है तो ही अंदर जाने देगा, नहीं तो अंदर नहीं जाने देगा। तो अंदर जाने के पहले से जो चेकिंग है उसको बोलेंगे बाउंड्री कंट्रोल। और लास्ट में बच गया क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इंक्लूड्स इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी इंक्लूड्स इंक्रिप्शन। और सर इंक्रिप्शन मतलब क्या, प्लेन डेटा को कोडेड डेटा में कन्वर्ट करना, उसको भेजना, फिर वो डेटा जिस रिसीवर के पास जाएगा वो उसको डिकोड कर लेगा, वो उसको करेगा डिकोड। दिस कंप्लीट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राफी या कह लो इंक्रिप्शन। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बाउंड्री कंट्रोल। तो बाउंड्री कंट्रोल यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इनपुट कंट्रोल्स पे। अब इनपुट कंट्रोल्स कौन से टाइप के कंट्रोल है, तो यहाँ पे देख लीजिए, वी हैव सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, डेटा कोडिंग, बैच कंट्रोल्स एंड वैलिडेशन। अब इनपुट कंट्रोल टेक्निक मतलब अब एक बार ऑथोराइज पर्सन अंदर आ गया तो हमने उसको चेकिंग करके अंदर बुला लिया। अब इनपुट मतलब जब यूजर सिस्टम में इनपुट डालेगा, सो वेदर वो जो इनपुट डालेगा वो प्रॉपर वैलिडेशन उसका होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो इनपुट अंदर जाने वाला है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए, वो प्रॉपर वैलिड वाला होना चाहिए। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ऐसे वाले कंट्रोल जो सिस्टम में इनपुट डालने से पहले उस इनपुट के डेटा को वैलिडेट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल।
सबसे पहला है सोर्स डॉक्यूमेंट, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल। आप जानते हो कि अकाउंटिंग किसके बेसिस पे होती है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, फिर उसके वाउचर्स बनेंगे, आपका बिल बुक बनेगा, सेल बिल बुक बनेगा, परचेज बिल बुक बनेगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स पे से डेटा एंटर होने वाला है। तो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इसको प्रॉपर मेंटेन करना, ताकि इसका डेटा सही है तो इनपुट भी सही जाएगा। तो इसको अब जो कंट्रोल करेंगे उसको बोलेंगे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। इसके बड़े 3 सिंपल से एग्जांपल, प्री नंबर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, यूज ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इन सीक्वेंस एंड पीरियोडिकल ऑडिट ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। प्री नंबर्ड मतलब अगर मैं सेल्स बुक की बात करूं तो उसमें 1 to लेके 100 छपा होना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि सारे बिल एंट्री हुई या नहीं हुई है। यूज ऑफ दोज सोर्स डॉक्यूमेंट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में ही चलना चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। और लास्ट में दिख रहा है पीरियोडिक ऑडिट, और फिर ऑडिट इसीलिए तो करते हैं ताकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका जो टेक्निक है मेंटेन करने का डॉक्यूमेंट्स का, वो सही रहे, वो सही रहेगा तो डेटा एंट्री भी सही होगा। तो ये हो गया एक तरीके का इनपुट कंट्रोल। नेक्स्ट है डेटा कोडिंग कंट्रोल। तो बेसिकली डेटा कोडिंग कंट्रोल में 2 पार्ट है, ट्रांसक्रिप्शन एरर्स एंड ट्रांसपोजिशन एरर। यहां पे बात हो रही है ह्यूमन एरर की, यहां पे बात हो रही है ह्यूमन एरर की। अब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे, चलिए पहले ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। तो बेसिकली डेटा एंट्री करते वक्त लोगों से कुछ गलती हो सकती है, डेटा एंट्री करते वक्त लोगों से कुछ गलती हो सकती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपको एंट्री करना था डेटा 1 2 3 4 5। ये एंट्री करते वक्त आप 2-3 तरह के एरर कर सकते हो। एक तो आपने सिर्फ एंट्री करी 1 2 3 4, 5 आपने एंट्री नहीं करी तो आपका अकाउंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट टाइप का एरर। नेक्स्ट एरर क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5 5, डबल 5 आपने डाल दिया, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब एक कम करना, एक ज्यादा करना, या कोई भी डिजिट को डबल कर देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एरर्स। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एरर। अगर एरर समझ में आएगा तो आप गलती नहीं करोगे, और गलती नहीं करोगे तो सही डेटा अंदर जाएगा। ट्रांसपोजिशन, अब ट्रांसपोजिशन एरर ऐसे वाला एरर है कि जहां पे टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स है आपके डेटा में वो चेंज नहीं होते, बट उनकी पोजीशंस चेंज हो जाती है। जैसे हमको एंटर करना था 1 2 3 4 5 6, आपने एंट्री कर दी 1 3 2 5 6, 4 भी एंट्री किया आपने, ठीक है, 1 3 2 4 5 6। तो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर रिमेनिंग सेम, बट द इंटरनल पोजीशन ऑफ द डिजिट्स इज चेंजिंग। तो ये भी तो रॉन्ग अमाउंट हो गया ना, तो ये होता है ट्रांसपोजिशन एरर। तो आपको एंट्री करते वक्त ध्यान रखना है कि इन एरर से आपको बचना है। बैच कंट्रोल्स, दुनिया में 3 तरह की प्रोसेसिंग होती है। एक होती है बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डेटा का इनपुट जाता है, उस डेटा के इनपुट में और उसके प्रोसेसिंग में देयर इज अ टाइम गैप। डेटा के इनपुट में और उसके प्रोसेसिंग में देयर इज अ टाइम गैप। जैसे अगर आपने मेरे को फीस का चेक दिया है तो मैं वो अपने बैंक में दूंगा, वो बैंक का मुझे उस फीस का पेमेंट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, ये चेक जाएगा क्लियरिंग में, उसके कुछ दिनों बाद पेमेंट आएगा। तो इनपुट जाने में और उसके क्लियरिंग में टाइम गैप है, बिकॉज बैंक क्या करेगा कि एक दिन में जितने भी चेक से उसका बंच बनाएगा, बैच बनाएगा, और अगले वर्किंग डे में उसको क्लियरिंग में डालेगा। तो क्योंकि इनपुट और प्रोसेसिंग में टाइम गैप है, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल हमको लगाना है जिसका नाम है बैच कंट्रोल। और सर ऑनलाइन एंड रियल टाइम कंट्रोल क्या है, आई मीन व्हाट इज दैट नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, जब हम चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बैच समझिए आपको इस कंट्रोल्स को क्यों लगाना है, बिकॉज देर इज अ टाइम गैप बिटवीन इनपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। सो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2 तरीके, एक तो आप कर लो फिजिकल कंट्रोल या तो कर लो लॉजिकल कंट्रोल। तो मतलब अगर हम बैंक की बात करें तो फिजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, दिन भर में जितने भी चेक्स आए उसका रजिस्टर में एंट्री होगी, और फिर अगले दिन क्लियरिंग में डालने से पहले वो रजिस्टर को चेक करेंगे कि 1000 चेक्स आए थे तो 1000 चेक ही गए के क्लियरिंग में, तो फिजिकल कंट्रोल। लॉजिकल कंट्रोल, आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में पढ़ा है कि एक चेक का जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। सो चेक द नंबर ऑफ ट्रंकेटेड चेक्स, अगर वो 1000 है तो प्रॉपर आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो आपके 2 टाइप के बैच कंट्रोल्स कौन कौन से, फिजिकल कंट्रोल्स एंड लॉजिकल कंट्रोल्स। अब इसको वापस क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास कुछ और टाइप के टोटल्स है, फाइनेंशियल टोटल, हैश टोटल्स एंड डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड काउंट्स। ये बहुत बारीकी से इसको समझने का ट्राई करना। फाइनेंशियल टोटल्स तो बड़ा सिंपल है, देखिए ग्रैंड टोटल्स कैलकुलेटेड फॉर ईच फील्ड कंटेनिंग मनी अमाउंट्स।
लेजर का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल, एसेट लाइबिलिटी का टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट क्रेडिट का टोटल। अगर मैच हो रहा है तो मतलब डेटा एंट्री प्रॉपर हुआ है। हैश टोटल्स, हैश टोटल का मतलब क्या है, ये देखिए, ग्रैंड टोटल्स कैलकुलेटेड फॉर एनी कोड ऑन अ डॉक्यूमेंट इन द बैच, एग्जांपल द सोर्स डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर्स कैन बी टोटल। मतलब आप एग्जांपल लीजिए कि सेल का बिल बुक है जहां पे 1 से लेके 100 तक क्या है आपके सेल के बिल बुक है। अब 1 + 2 + 3 + 4 एंड प्लस 100 इसकी टोटल ले लीजिए फिजिकली, राइट। अब आपने इसकी एंट्री सिस्टम में करी होगी, उस सिस्टम में आपने वाउचर नंबर दिया होगा, उस वाउचर नंबर की भी सेम टोटल कीजिए। आपकी ये फिजिकल टोटल और आपके सिस्टम के वाउचर की टोटल अगर मैच होती है तो हम बोलेंगे कि पूरा की पूरा प्रॉपर एंट्री हुआ है। ये होता है हैश टोटल्स। व्हाट इज डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड काउंट, अब उसका अपोजिट, टोटल 1 से लेके 100 आपके बिल बुक थे, मतलब 100 बिल्स थे, इसका मतलब 100 एंट्री सिस्टम में चाहिए। तो देखिए अगर 100 आपके पास बिल्स है और अगर 100 एंट्रीज है सिस्टम में सेल की, मतलब आपका इनपुट डेटा प्रॉपर हुआ है। तो इतने टाइप का आपका 3 टाइप से भी आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज वैलिडेशन कंट्रोल। अब यहाँ पे आईसीआई ने आपके साथ थोड़ी सी मेहरबानी करी, ये ना पहले बहुत बड़ा टेबल था वैलिडेशन कंट्रोल का, इसमें काफ़ी डीप में आपको बताया जाता था। तो बेसिकली वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जैसे आप आईसीआई पे लॉगिन करते हो या फिर आपने फेसबुक पे लॉगिन किया और आप एंटर कर रहे थे अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम होता है उसमें सिर्फ क्या आपने एंटर करना चाहिए, नंबर्स। अगर आप वहां पे लेटर एंटर करने का ट्राई करोगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज फॉर्मेट क्या सेट किया हमने, नंबर्स का। आप एंटर क्या कर रहे हो, लेटर, तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन कंट्रोल, कि जो एक्चुअल डेटा सिस्टम में इनपुट होगा ना उसका आप फॉर्मेट फिक्स कर दो, फिर उसके हिसाब से वो चेकिंग होते रहेगा। अब इसमें वी हैव 3 पार्ट्स, फील्ड इंटरोगेशन, रिकॉर्ड इंटरोगेशन एंड फाइल इंटरोगेशन। तो एग्जाम के एंगल से सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि आपके लिए ये एमसीक्यू के एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप फील्ड इंटरोगेशन को देखो तो क्या क्या टेक्निक्स है, लिमिट चेक, पिक्चर चेक, वैलिड चेक, कोड चेक एंड सो ऑन। सो वो लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू बना सकते हैं कि 2-3 टाइप दे देंगे और बताएंगे, बताइए इसमें से कौन सा फील्ड चेक है या इसमें से कौन सा रिकॉर्ड इंटरोगेशन नहीं है एंड सो ऑन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इसको एमसीक्यू के लिए आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो यहां पे खत्म होता है आपका इनपुट कंट्रोल। यहां पे क्या खत्म होता है आपका इनपुट कंट्रोल। अब आप बोलोगे सर फील्ड इंटरोगेशन, रिकॉर्ड इंटरोगेशन का कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या? तो बिल्कुल आपको एग्जांपल दे सकते। हम लोग क्या करेंगे, आपके चैप्टर नंबर 3 के ही कुछ पार्ट्स में जाएंगे। चलिए आपके सामने नोट्स को ओपन करेंगे, जहां पे हमने किया था ना डेटाबेस, उस डेटाबेस वाले पार्ट पे आइए आप। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। आपको मैं वापस वहीं पर लेकर जा रहा हूं टू मेक यू क्लैरिफाई सम पॉइंट्स। ये देखिए डीबीएमएस में ही हमने ऊपर देखा था। जरा इस हायरार्की को समझने का ट्राई कीजिए। जैसे इंग्लिश में होता है ना, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ और पैराग्राफ से बनता है पूरा की पूरा फाइल। उसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में सबसे जो छोटा पार्ट है उसको बोलेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब लेटर, लेटर से बनेगा वर्ड, तो कैरेक्टर से बनेगा फील्ड, फील्ड को एक साथ जोड़ोगे तो बनेगा रिकॉर्ड मतलब सेंटेंस, सेंटेंस को एक साथ बनोगे तो बनेगा पैराग्राफ या कह लो फाइल, और फाइल को एक साथ जोड़ोगे तो बनेगा पूरा की पूरा डेटाबेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए आपका जो इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल है वो इन 3 एरियाज पे है, फील्ड इंट्रोगेशन, रिकॉर्ड इंट्रोगेशन एंड फाइल इंट्रोगेशन। समझ में आ गया? लॉजिक समझा आपको? राइट। सी लॉजिक क्लियर करना मेरा काम है, बाकी तो फिर भगवान की देन है, आप आराम से इसको अगर एग्जाम में आपको याद आता है तो आप उसको लिख सकते हो। तो बाउंड्री हो गया, इनपुट हो गया। अब बात करेंगे प्रोसेसिंग कंट्रोल्स की, तो फटाफट से प्रोसेसिंग कंट्रोल्स पे जाएंगे। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में सबसे पहले हमको दिख रहा है प्रोसेसर कंट्रोल। क्या क्या देखना है? प्रोसेसर कंट्रोल, रियल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। तो ना प्रोसेसर कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल का ये मतलब है कि क्या आप जाके प्रोसेसर को कंट्रोल करते हो क्या? आपने कभी अपने घर में पर्सनल कंप्यूटर के सीपीयू को हाथ लगाया क्या? आंसर इज नो। तो
तो बेसिकली प्रोसेसिंग कंट्रोल चेक कैसे करेंगे, प्रोसेसर जो आउटपुट देगा, प्रोसेसर जो रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट को हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए प्रोसेसर से रिलेटेड क्या कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स, टाइमिंग विंडोज एंड कंपोनेंट रेप्लिकेशन। एरर डिटेक्शन ये यहाँ पे देखो कितना फनी लैंग्वेज आईसीआई का, कहता है कि एरर डिटेक्शन और कंट्रोल वाले कंट्रोल्स होते हैं और ये कंट्रोल प्रोसेसर में होने चाहिए, बट ये क्या होने चाहिए तो उन्होंने बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा आप इसका लोड मत लेना, सिर्फ इतना समझो कि एरर डिटेक्शन कंट्रोल, करेक्शन कंट्रोल सीपीयू में होना चाहिए और वो होता है, सिंपल। मल्टीपल एक्सिक्यूशन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब है जब मल्टीटास्किंग होती है, जैसे आपके सामने मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, देखिए ये पैम्पलेट भी ओपन है, नोट्स भी ओपन है, ये राइटिंग पैड भी ओपन है, मेरा फोल्डर भी ओपन है, तो ये होगी मल्टीटास्किंग। तो ये मल्टीटास्किंग जब मैं करता हूँ तो सीपीयू इन सभी टास्क को एक साथ कर रहा है, तो ये प्रॉपरली हो जाए, ऐसे वाले जो कंट्रोल्स उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एक्सिक्यूशन स्टेट्स। टाइमिंग कंट्रोल्स, ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम माइट गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप। कभी आपका कंप्यूटर हैंग हुआ है क्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या आपका कंप्यूटर कभी हैंग हुआ है? ऐसा अगर कंप्यूटर कभी हैंग होता है तो कभी कभी उससे वो बाहर ही नहीं आता, आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट भी प्रेस करते हो फिर भी कंप्यूटर बाहर नहीं आता। तो इस टाइम पे जो कंट्रोल्स इस्तेमाल होते हैं उसको बाहर लाने के लिए वो होते हैं टाइमिंग कंट्रोल्स। कंपोनेंट रेप्लिकेशन, इसमें ना थोड़ा सा ग्रिड कंप्यूटिंग का लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना थोड़े से स्पेयर सीपीयू बाजू में रखो, अगर मेन सीपीयू खराब हो गया तो दूसरे सीपीयू से काम चला सकते हैं, मेन सीपीयू खराब हो गया तो दूसरे सीपीयू से काम चला सकते हो, तो उसको बोलेंगे कंपोनेंट रेप्लिकेशन। तो प्रोसेसर कंट्रोल में इतने वाले पार्ट्स। नेक्स्ट है रियल मेमोरी, रियल मेमोरी कंट्रोल, वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रियल मेमोरी? देखिए रियल मेमोरी seeks to detect and correct errors that occur in memory cells and to protect areas of the memory assigned to a program from illegal access by another program। बेसिकली आपके रियल मेमोरी में बहुत सारे पार्ट आ रहे हैं, हमने हार्डवेयर में देखा था इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो बेसिकली इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ये सही से चलनी चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे, इसके वाले जो कंट्रोल्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल मेमोरी कंट्रोल। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है सर? सीपीयू को वर्चुअली फील होता है कि वो रैम को एक्सेस कर रहा है, बट एक्चुअली वो हार्ड डिस्क के उस पेजिंग फाइल को एक्सेस कर रहा है। तो ये मैकेनिज्म प्रॉपर से काम करना चाहिए, बिकॉज हम सीपीयू की बात कर रहे हैं। सीपीयू वर्चुअली फील करता है, एक्चुअल में तो वो हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहा है, बट उसको वर्चुअली लगता है कि वो रैम को एक्सेस कर रहा है। तो इस पे जो हम कंट्रोल लगाते हैं, मतलब मैं नहीं, सीपीयू पे जो कंट्रोल लगाते हैं उसको बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल। एंड डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल, इसमें भी पहले कई सारे पार्ट्स है। तो इसका सिंपल ये मीनिंग है कि जब भी सीपीयू आपके डेटा को एक्सेस करेगा, प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट देगा, वो आउटपुट प्रॉपर है या नहीं, आपके हिसाब से है या नहीं, उसके वाले जो कंट्रोल्स होंगे वो क्या है, आपके डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल। टू बी वेरी सिंपल एक एग्जांपल आपको दूंगा, फटाफट से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे एग्जांपल, जैसे आप जीएसटी की एंट्री करते हो, सपोज आपने सेल्स की एंट्री करी, तो जीएसटी में सेल्स की एंट्री कैसे करोगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। अब साल भर में ऐसी एंट्रीज हो जाएंगी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट का टोटल करो, उसको मैच करो और उसको रिवर्स कैलकुलेशन से सेल कैलकुलेट करो। अब सेल रजिस्टर का टोटल सेल्स और आपका ये रिवर्स कैलकुलेटेड सेल्स अगर मैच होता है, इसका मतलब आपका डेटा प्रॉपरली प्रोसेस हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये होते हैं आपके डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल। अगर जो मैंने बोला आपको अभी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पॉज करके उसको रिवर्स करके वापस देखिए, समझ में आएगा आराम से। स्पीड को रिड्यूस करके भी आप देख सकते हो। तो इनपुट प्रोसेस, अब बात करेंगे आउटपुट कंट्रोल की। ये देखिए आउटपुट कंट्रोल, तो बेसिकली आउटपुट कंट्रोल मतलब जो सिस्टम आपका आउटपुट देता है उस पर जो कंट्रोल्स आप लगाते हो वो कौन से टाइप के? तो सबसे पहले स्टोरेज ऑफ लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव क्रिटिकल फॉर्म्स, लॉगिंग ऑफ आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टू, स्टोरेज एंड लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव क्रिटिकल फॉर्म्स। आपके जो सिस्टम है उससे बैलेंस शीट पीएनएल बाहर आता है, उससे हो सकता है कि अगर आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो तो कॉस्ट शीट आपने प्रोड्यूस करी बाहर, आपने मतलब आपके सिस्टम ने। सो ये आपका सेंसिटिव डेटा हो गया, तो ये सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को दिखना चाहिए, अनऑथोराइज पर्सन को नहीं दिखना चाहिए, ऐसे वाला ये कंट्रोल है। लॉगिंग, लॉगिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड कीपिंग। ये थोड़ा सा अलग सा चीज़ है, थोड़ा इसका प्रोग्रामिंग का नॉलेज चाहिए आपको, डीप में बताता हूँ। टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, बट फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कभी भी कोडिंग होती है ना, कोडिंग करने के बाद उसका आउटपुट पहले कंपाइलर को दिया जाता है, फिर कंपाइलर चेक करते हैं कि क्या कोडिंग प्रॉपर हुआ है क्या, और अगर कोडिंग प्रॉपर हुआ है
तो फिर वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाता है। कोडिंग उसका वैलिडेशन करेगा कंपाइलर, और कंपाइलर बाद में आउटपुट देगा कि वेदर सॉफ्टवेयर सही से चलेगा या नहीं चलेगा। तो जितने बार भी अगर आप कोडिंग करते हो, आपने कंपाइलर को दिया, उसको कंपाइलर चेक करेगा, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो कंपाइलर बताएगा कि ये लाइन में कोडिंग गलत हुई है, तो फिर से आप कोडिंग करोगे, फिर से कंपाइलर को देगा, अगर सही होगा तो अब की बार कंपाइलर उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देगा। तो जितने बार भी आप ये कोडिंग करके कंपाइलर को देते हो ना, और अगर जितने बार भी ये रॉन्ग होके एग्जीक्यूट होता है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग आपको करना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट कितना डीप है, कितना छोटा एक्सप्लेनेशन वहां पे आपको दिया हुआ है। तो ऐसे वाले कंट्रोल को बोलेंगे लॉगिंग ऑफ आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्पूलिंग एंड क्यूइंग सर्विस कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग। स्पूलिंग एंड क्यूइंग ये प्रिंटर के रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3 प्रिंटर ही होंगे और बहुत सारे लोग एक साथ उसको एक्सेस करेंगे। तो आप ऐसी पॉलिसी बना दे कि उस प्रिंटर पे सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का ही डेटा का रिलेटेड प्रिंटिंग होगा। मतलब अगर सीए ऑफिस की बात करें तो आर्टिकल ने सीए के ऑफिस में प्रिंटर पे आरटीपी स्टडी मटेरियल प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ क्लाइंट का काम का रिलेटेड पेपर ही प्रिंट करना है। इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग। ये था कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग। एंड स्पूलिंग एंड क्यूइंग की मैं बात कर रहा था। जब कभी भी क्या होता है, मल्टीपल लोग एक साथ प्रिंट का कमांड देते हैं और आपके पास एक ही प्रिंटर है, तो बेसिकली ये प्रिंटर क्या करेगा, सारी की सारी जो कमांड एक साथ आ रही है उसको सीक्वेंस वाइज बना देगा। उसको क्या करेगा, सीक्वेंस में लगा देगा, उसको प्रॉपर क्यू में लगा देगा। तो जिसका पहला कमांड आया उसके हिसाब से प्रिंट आउट धीरे धीरे निकलता जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, स्पूलिंग एंड क्यूइंग। नेक्स्ट वी हैव रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन कंट्रोल्स एंड रिटेंशन कंट्रोल। रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन कंट्रोल्स, इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी को एजीएम के बाद अपने शेयर होल्डर को जो है वो आपका रिपोर्ट भेजना पड़ता है। तो बेसिकली वो जो रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिनका नाम है उन्हीं लोगों को जाना चाहिए। ऐसे वाले कंट्रोल आपका रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन कंट्रोल्स। एक और एग्जांपल, ये जो आपका रिपोर्ट है ये सॉफ्ट कॉपी में है तो ये जनरल पब्लिक को नहीं दिखना चाहिए इफ इट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसको सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, बिकॉज अगर ये रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो इसको पब्लिश कर दीजिए, बट अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको पब्लिश ना करे, इवन एम्प्लॉयज को भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसे वाले कंट्रोल वो होते हैं। रिटेंशन कंट्रोल, ये रिटेंशन कंट्रोल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएगा। मतलब आपका जो स्टोरी का स्टेटस है वो 24 आवर्स में वैनिश हो जाता है। तो ये जो कंट्रोल है रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब है रहना। तो आपका जो आउटपुट है वो कितनी देर वहां पे रहेगा, ऐसे वाले जो कंट्रोल है वो क्या है, रिटेंशन कंट्रोल। तो जो भी आप स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाते हो वो 24 आवर्स के लिए वहां पे रिटेन रहता है, उसके बाद वो वैनिश हो जाता है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने जो लगाया है वो फीचर का क्या नाम है, रिटेंशन कंट्रोल, राइट। तो यह है आपके आउटपुट के रिलेटेड कंट्रोल। अब आउटपुट हो गया, अब कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज वाले कंट्रोल। तो सबसे पहले जाएंगे कम्युनिकेशन पे। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको मजा आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या। सी, रिवीजन का एक पर्पस ये भी होता है कि आपको लॉजिक समझ जाए। कम्युनिकेशन कंट्रोल काफी बड़ा ये पार्ट है। फिजिकल कंपोनेंट, फ्लो कंट्रोल्स, लाइन एरर, लिंक कंट्रोल्स, चैनल एक्सेस एंड इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल्स। सो लेट अस सी वन बाय वन। फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट का ये मतलब है कि आपकी जो नेटवर्क की वायर है ना, उसको फिजिकली भी तो डैमेज हो सकता है, वायर बीच में कटअप हो सकती है, वायर बीच में से ब्रेकेज हो सकती है, तो उसको प्रॉपरली सील करके रखिए। ये होता है फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल। लाइन एरर कंट्रोल, जब सेंडर डेटा को भेजता है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से आपका डेटा डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए आप क्या करो, अपने कम्युनिकेशन लाइंस को अंडरग्राउंड ही रखो। इसलिए आप देखो जो इंटरनेट की वायर्स है वो हमेशा ग्राउंड के ऊपर से नहीं रहेगी, अंडरग्राउंड ही रहेगी। वाई? बिकॉज अपने एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो उस डेटा को खराब करती है। तो ऐसे वाले लाइन एरर मतलब आपके कम्युनिकेशन लाइन पे से जो डेटा जा रहा है उसमें एरर नहीं आना चाहिए। इसको बचाने वाले जो कंट्रोल है उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन एरर कंट्रोल। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, समझ में आ रहा है क्या। अरे क्या आप लोग मेरे साथ हो? जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं बताइए जरा कमेंट करके, क्या आप लोग मेरे साथ हो। बात करेंगे फ्लो कंट्रोल्स की। फ्लो कंट्रोल का ये मतलब है कि जब भी नेटवर्क में एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो ये दोनों की सेंडिंग की स्पीड एंड रिसीविंग की स्पीड मैच होनी चाहिए। अगर ये स्पीड मैच नहीं होती है तो डेटा
बाउंसर निकल जाएगा, डेटा जाएगा बट वो बाउंसर निकल जाएगा। जैसे कभी कभी होता है कि फैकल्टी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है बट ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो और आपके ऊपर से बाउंसर निकल जाता है। तो हमारे बताने की स्पीड और आपकी ग्रास्पिंग स्पीड जब तक मैच नहीं होगी टीचिंग में मजा नहीं आएगा। इसको क्या बोलेंगे, व्हाट वी कैन से, फ्लो कंट्रोल्स। वरुण कह रहे हैं हाँ जी सर, हितेश कह रहे हैं समझ आ रहा है, वेरी गुड, देखते रहिए। लिंक कंट्रोल्स, इसमें सिर्फ याद रखिए कि दो दूर दूर के कंप्यूटर को प्रॉपर एक सेशन में लेके आना, प्रॉपर एक सेशन का कनेक्शन करना, जैसे आप करते हो ना सेटिंग, सो दैट टाइप ऑफ कनेक्शन करना इज कॉल्ड एज लिंकिंग करना, उसको बोलेंगे लिंक कंट्रोल। उसके ज़्यादा आप डिटेल में मत जाइए, आप सिर्फ एमसीक्यू के एंगल से ये ध्यान रखिए कि लिंक कंट्रोल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है HDLC और एक होता है SDLC। HDLC का फुल फॉर्म है हायर लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, SDLC सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल। समझ में आ गया, वेरी गुड। चैनल एक्सेस कंट्रोल, चैनल एक्सेस कंट्रोल का देखो हमने पिछले लेक्चर में कंटेंशन देखा था, नेटवर्क्स में कंटेंशन मैंने आपको समझाया था कंटेंशन क्या होता है। और आई गेस हितेश ने मेरे से डाउट पूछा था कि सर कंटेंशन क्या होता है। कंटेंशन का मतलब क्या होता है, जब एक नेटवर्क पे एक फाइल को दो लोग एक साथ एक्सेस करते हैं तो एक को वो फाइल एक्सेसिबल हो जाएगी, दूसरे को दिखेगी रीड ओनली, ये होता है कंटेंशन। अब इस या फिर इसको कह लो चैनल एक्सेस कंट्रोल। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है पोलिंग मेथड और दूसरा होता है कंटेंशन मेथड। पोलिंग मेथड का मतलब क्या है कि इसमें आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। लेट अस से मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और आप कंपनी के जनरल मैनेजर हो, मतलब मेरे से नीचे के पोजीशन पे हो। तो बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर मैं किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करूं, पहली प्रायोरिटी मुझे मिलनी चाहिए। तो आपने और मैंने अपने अपने कंप्यूटर से किसी एक फाइल को एक्सेस किया तो प्रायोरिटी वाइज मेरे को पहले एक्सेस मिलना चाहिए, भले ही आपने पहले क्लिक किया हो, बिकॉज आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वैसी सेटिंग आप नेटवर्क में कर सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे पोलिंग मेथड। और जो हमने कल एग्जांपल लिया था या फिर कंटेंशन इज परफेक्ट कंपटीशन, कंटेंशन इज परफेक्ट कंपटीशन। सर इसका क्या मतलब है, जिसका पहले क्लिक बैठेगा उसको फाइल एक्सेसिबल हो जाएगा। जरा इसको एक मिनट देखिए, आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। सो वी आर बैक। तो ये था आपका कम्युनिकेशन कंट्रोल। अब एक बार कम्युनिकेशन कंट्रोल खत्म हो गया, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल इज लास्ट पार्ट एप्लीकेशन कंट्रोल पे, उसको हम लोग बोलेंगे डेटाबेस कंट्रोल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाबेस कंट्रोल। ठीक है, अब डेटाबेस कंट्रोल में वी हैव टू पार्ट्स, अपडेट कंट्रोल्स एंड रिपोर्ट कंट्रोल्स। अपडेट कंट्रोल्स एंड रिपोर्ट कंट्रोल। अपडेट कंट्रोल का ये मतलब है कि आपका जो, सबसे पहले समझिए कि डेटाबेस कंट्रोल है क्या। डेटाबेस कंट्रोल मीन्स ऐसे कंट्रोल जहां पे आप अपने जो डेटाबेस आपने स्टोर किया है ना, उसको सिक्योर रखने के लिए वो ऑथोराइज पर्सन नहीं, उसको अपडेट करना चाहिए, और जो अपडेशन हो रहा है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, और जो डेटा उधर सेव है वो ऑथोराइज वाला होना चाहिए, इररिलेवेंट डेटा नहीं चाहिए हमको। ऐसे वाले जो कंट्रोल्स है वो कहां पे आएंगे, डेटाबेस कंट्रोल। तो बेसिकली इसमें दो पार्ट है, अपडेट कंट्रोल्स एंड रिपोर्ट कंट्रोल। अब अपडेट कंट्रोल मतलब डेटाबेस को अपडेशन वाले जो कंट्रोल होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है इसमें 4 पॉइंट है। सीक्वेंस चेक, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन फाइल, इस दो पे मैं बाद में आता हूं। लास्ट में आपको दिख रहा है मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले देखेंगे सीक्वेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड मास्टर फाइल। दो टाइप का डेटा होता है, मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा। मास्टर डेटा दुनिया में सबसे पहले आप बनाते हो मास्टर डेटा, फिर वो कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद कौन सा क्रिएट होता है, ट्रांजैक्शन डेटा, फिर फ्रीक्वेंटली अपडेट क्या होता है, ट्रांजैक्शन डेटा। तो ये सीक्वेंस प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए इन योर डेटाबेस। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ये अकाउंट्स में भी आप करते हो कि कोई एंट्री अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डालते हो, फिर बाद में जब समझ में आएगा तब उसको आप ठीक कर लोगे, बट आज के लिए तो उसको डेटाबेस में डाल दो। सो देयर हैज टू बी अ प्रोविजन ऑफ मेंटेनिंग ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट इन योर डेटाबेस।
नेक्स्ट, अब जरा यहां पे देखिए, एंश्योर ऑल रिकॉर्ड्स ऑन अ फाइल आर प्रोसेस्ड एंड मल्टीपल ट्रांजैक्शन फॉर अ सिंगल रिकॉर्ड। पहला था ऑल रिकॉर्ड्स फॉर अ फाइल, नेक्स्ट है ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर अ रिकॉर्ड। सर इसका क्या मतलब है, समझने का ट्राई कीजिए। ट्राई टू विजुअलाइज योर इनकम कंप्यूटेशन शीट। इनकम कंप्यूटेशन शीट में टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आर द हेड्स ऑफ इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, पीजीबीपी का इनकम, कैपिटल गेन्स का इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अब इमेजिन करो कि आपका सपोज कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस कैपिटल गेन को हम बोलेंगे कि कैपिटल गेन इज अ रिकॉर्ड। एक इनकम हेड एक रिकॉर्ड है। इनकम फ्रॉम सैलरी इज अ रिकॉर्ड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अ रिकॉर्ड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स इज अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब कैपिटल गेन्स में अगर आपने 2 से ज्यादा कैपिटल एसेट बेची है तो आपको दो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। कैपिटल एसेट 1, लेटस से आपने लैंड को बेचा तो लैंड का अलग से कैलकुलेशन होगा, और आपने डेप्रिशिएबल एसेट को बेचा तो उसका कैलकुलेशन अलग से होगा। तो कैपिटल गेन एक रिकॉर्ड है, उसमें 2 ट्रांजैक्शन है। कैपिटल गेन एक रिकॉर्ड है, उसमें 2 ट्रांजैक्शन है। तो एक रिकॉर्ड में सारे ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने चाहिए ताकि रिकॉर्ड की फिगर बाहर सही आ सके। कैपिटल गेन रिकॉर्ड है, उसमें 2 ट्रांजैक्शन है, तो दोनों ट्रांजैक्शन प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए। उसके बाद जो रिकॉर्ड की फिगर है वो बाहर सही आएगी। तो ये था ये वाला ऑल ट्रांजैक्शन फॉर अ रिकॉर्ड, और उसके बाद क्या है ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर अ फाइल। तो आपका इनकम कंप्यूटेशन शीट इज अ फाइल, और उसमें सारे के सारे हेड्स ऑफ इनकम प्रॉपर कैलकुलेट होने चाहिए। वो है आपका फर्स्ट वाला। लॉजिक क्लियर हो गया? राइट। रिपोर्ट कंट्रोल्स। रिपोर्ट कंट्रोल्स में वी हैव स्टैंडिंग डेटा, प्रिंट रन टू रन टोटल्स, प्रिंटिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड एग्जिस्टेंस एंड रिकवरी कंट्रोल। स्टैंडिंग डेटा का क्या मतलब है सर? स्टैंडिंग डेटा का इन द सेंस ऐसा डेटा जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे इन केस ऑफ बैंक, कोई भी स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट कितना लगाना ये प्रीफिक्स्ड है, कोई भी सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना देना ये प्रीफिक्स्ड है, लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना ये प्रीफिक्स्ड है। तो ये जो प्रीफिक्स्ड डेटा है इसको बोलेंगे स्टैंडिंग डेटा। तो इसको सिक्योर रखो, ऐसे वाले कंट्रोल बोल रहे। प्रिंट रन टू रन टोटल्स। सर रन टू रन टोटल्स क्या होती है, मतलब भाग भाग के टोटलिंग करनी? क्या, बिल्कुल नहीं। हमने अभी लेक्चर में आपको जो है वो एक एग्जाम्पल दिया था कि जीएसटी से रिवर्स कैलकुलेशन करके आप सेल्स की फिगर को निकालते हो, और उस सेल्स की फिगर को जो आपने रिवर्स कैलकुलेशन से निकाला वो आप ओरिजिनल सेल्स लेजर के टोटल से आप मैच करते हो। इन दोनों की टोटल अगर मैच हो गई तो प्रोसेसिंग प्रॉपर है। तो ये जो टोटलिंग आपने करी ना, इसका प्रिंटिंग करके रखो, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंट रन टू रन टोटल्स। प्रिंट सस्पेंस अकाउंट, ऊपर जो सस्पेंस अकाउंट आपने मेंटेन किया उसको आज प्रिंट आउट निकालो और फिर बैठ के इत्मीनान से उसका सस्पेंस का सारे एंट्रीज को सॉल्व कर लो। समझ में आ गया? एंड एग्जिस्टेंस एंड रिकवरी बैकअप कंट्रोल्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके डेटाबेस का हमेशा से एक बैकअप होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिसरप्शन लाइक अर्थक्वेक आ गया, जैसे हमारे साथ पावर कट ऑफ हो गया था या जो कुछ भी है, तो इन केस ऑफ लॉस ऑफ डेटाबेस ऑल्टरनेटिव डेटाबेस मस्ट बी अवेलेबल। ऐसे कंट्रोल मतलब बैकअप लेना, उसको प्रॉपर जगह पे रखना। नहीं तो कुछ लोग कैसे होते हैं, एक कंप्यूटर का बैकअप ले रहे और वो बैकअप उसी कंप्यूटर में रख रहे, तो क्या फायदा है? अगर वो कंप्यूटर बर्बाद हो गया तो मेन डेटाबेस भी गया और बैकअप भी गया। तो आपको बैकअप लेना है और उसको प्रॉपर अलग जगह पे आपको रखना है। इसको बोलेंगे एग्जिस्टेंस एंड रिकवरी कंट्रोल्स। राइट। तो आज के इस लेक्चर में हमने मेन 2 पार्ट्स कवर करे। हमने लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म को देखा, सॉरी सबसे पहले एक्सेस मैकेनिज्म को देखा। उसके बाद हमने देखा कि लॉजिकल एक्सेस में क्या रिस्क है, तो 2 टाइप की रिस्क होती है, टेक्निकल एक्सपोजर एंड असिंक्रोनस अटैक। उसके बाद हमने देखा जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे बिकॉज वी आर फेसिंग सम इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज एज ऑफ नाउ। अब इस चैप्टर का जो भी पार्ट बचा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।